चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि लगभग हर साल आते हैं आपके एग्जाम में। और इस बार भी फुल चांस लग रहे हैं कि नीट के एग्जाम में इस बार ये 100% चांस लग रहे हैं, यह क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको बताता हूँ क्लास 9th 10th 11th 12th एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि नीट, आरआरबी, एसएससी, जीडी एग्जाम से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की फुल तैयारी कराता हूँ इसी चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। फ्रेंड्स, पहला वाला क्वेश्चन है आपका फिलहाल कि आपका शुरू करते रहे हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, बायोलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस बार नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो पहला वाला क्वेश्चन है आपका मोस्ट है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि सजीव जीवों को निर्जीव यानी वस्तु से निरपवाद रूप में उसकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है। यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम से दे रहे हैं अपना एग्जाम तो आप हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश से देख रहे हैं तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला वाला है क्या वृद्धि एवं गति के द्वारा यानी कि क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है, या फिर स्पर्श के लिए संवेदनशीलता के आधार पर, या फिर पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया एवं प्रगतिशील विकास के आधार पर, या फिर प्रजनन की यानी कि जनन के आधार पर। तो आपका जवाब कौन सा आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया एवं प्रगतिशील विकास। इनकी यानी कि यहाँ पर बात हो रही है इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है, यह पुष्प सूत्र के आधार पर है, यानी कि पुष्प सूत्र का यह क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, इस बार आने वाला है। 100% चांस लग रहे हैं यह क्वेश्चन पक्का फंसेगा आपके एग्जाम में कि पुष्प सूत्र यानी कि पुष्प सूत्र का फॉर्मूला होता है वह इस प्रकार से होता है कि निम्नलिखित में से किस एक में पाया जाता है। क्या यह पुष्प सूत्र तंबाकू में पाया जाता है, या फिर ट्यूबलिप में पाया जाता है, या फिर आपका सोयाबीन में पाया जाता है, या फिर सनई में पाया जाता है। तो आपका जवाब यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? तो आपका जवाब आएगा कि पुष्प सूत्र जो होता है वही आपका तंबाकू यानी कि तंबाकू में पाया जाता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेथड आपका मोस्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक में यानी किस एक में नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र एवं स्वच्छंद यानी स्वच्छंद जीवन यापन करने वाले होते हैं। क्या स्फेग्नम में होते हैं, या फिर सरसों में होते हैं, या फिर अरण्य में होते हैं, या फिर पाइनस में होते हैं? तो आप सभी जानते होंगे क्वेश्चन मेथड का आपका सही जवाब कौन सा आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं तो फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ यानी कि स्फेग्नम यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप हमें बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो उसका आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। एक वास्तविक प्रजनन पादप वह है जो कि लगभग संजात और अपनी तरह ही संतान उत्पन्न करता हो, या फिर सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि अपने आनुवंशिक गठन में हमेशा संजात अप्रभावी हो, या फिर आपका यानी कि अपने आप प्रजनन कर सके, या फिर असंबद्ध पादपों के बीच पर परागण से उत्पन्न किया गया हो। तो आपका जवाब यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? क्वेश्चन 4 का आपका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि नियर होमोजे, यानी कि आप इसे पढ़ सकते हैं फिलहाल कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि लगभग संजात हो और अपनी तरह ही संतान उत्पन्न करता हो, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ सामने ही मोस्ट है। क्वेश्चन 5 आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है, इस बार भी पक्का फंसेगा आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, इसे बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन 5 आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है कि एक बीजपत्री जड़ का मुख्य लक्षण किसकी उपस्थिति का होना है। क्या पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि क्षेत्रीय संवहन मंडल के द्वारा, या फिर आपका संवहन न्यास में कैम्बियम का नहीं होना, या फिर कैम्बियम त्रिज्या की तरफ जाइलम और फ्लोएम के बीच दबा होना दबा होता है, या फिर खुले संवहन मंडल, यानी कि आपका विकल्प जो 5 वाले ऑप्शन का सही होगा, यानी 5वें क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि संवहन न्यास में कैम्बियम का नहीं होना, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 भी आ चुका है आपके सामने ही मोस्ट है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र यानी कि आपके सामने जो पैराग्राफ यानी कि आपके सामने ये चित्र यानी कि डायग्राम दिया जा रहा है उसे आपको समझना होगा
कि नीचे दिए गए चित्र का निरीक्षण कीजिए, यानी कि आपको अच्छी तरीके से समझना है कि तथा वह सही विकल्प चुनिए जिसमें सभी यानी सभी 4 भाग ए बी सी तथा डी ठीक पहचाने गए हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझना है फ्रेंड्स। यह आप उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ चुका होगा। फिलहाल कि आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि स्त्री का यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि स्त्री धानीधर और मादा थैलस जैमा कप और मूलाभास, यानी कि आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 7 भी आ चुका है आप सामने मोस्ट है। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। क्वेश्चन 7 में क्या कहना चाहता है कि परीक्षार्थी यानी जो परीक्षा दे रहे हैं परीक्षार्थ परिसंकरण में जिसमें F2 द्विसंकर मक्खियाँ शामिल थीं पुनर्योगज प्रकार की संततियों की तुलना में पैतृकीय प्रकार की संततियाँ अधिक उत्पन्न हुई। इनमें से यानी कि इसमें से एक संकेत मिलते हैं कि दो जीन दो अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, या फिर अर्धसूत्रण के दौरान गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाए, या फिर दो जीन संलग्न हैं और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है, या फिर आपका दोनों ही लक्षणों का नियंत्रण एक से अधिक जीनों द्वारा होता है। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए क्वेश्चन 7 का। आपका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दो जीन संलग्न हैं और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 भी दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने है मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा क्योंकि यह क्वेश्चन मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मानव यानी कि वंशावली में यानी भरे हुए संकेत प्रभावित व्यक्तियों का निरूपण करते हैं। दी गई वंशावली के प्रकार को आपको पहचानना होगा, यानी कि आपके सामने वंशावली दी जा रही है उसे आपको समझना है, बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा क्योंकि इस प्रकार की इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आते हैं और इस बार पक्का कंफर्म है यह क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा फ्रेंड्स। पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक्स संलग्न प्रभावी हैं, या फिर सेकंड वाला है अलिंग सूत्री प्रभावी हैं, या फिर एक्स संलग्न अप्रभावी हैं, या फिर अलिंग सूत्री अप्रभावी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अलिंग सूत्री अप्रभावी हैं, यानी कि आपका विकल्प जी यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं, आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। यह क्वेश्चन तो लगभग हर साल आता है आपके एग्जाम में और सभी एग्जाम्स में यह बार बार पूछा जा चुका है और इस बार भी कि नीट की एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है, तो पक्का कन्फर्म है यह क्वेश्चन आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि अम्ल वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता की अधिकता के कारण होती है, यानी जो अम्ल वर्षा होती है यानी कि एसिड रेन जो होती है कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द यानी कि एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यानी कि किसके कारण होती है, क्या वह यानी कि ओजोन और धूल के कारण होती है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है, या फिर सल्फर यानी कि सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होती है। तो आप सभी जानते होंगे कि एसिड रेन जो होती है वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की यानी कि सांद्रता की अधिकता के कारण होती है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर आ जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि अनुषंगी डीएनए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह पहला वाला ऑप्शन आपका क्या सही होगा, उन एंजाइमों के लिए कोड करता है जिनकी डीएनए की प्रतिकृतियन के लिए जरूरत होती है, या फिर आपका उन प्रोटीनों के लिए कोड करता है जिनकी कोशिका चक्र के लिए जरूरत होती है, या फिर समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है जो कि जनकों से बच्चों तक वंशानुगत हुई है, या फिर प्रोटीनों के लिए कोड नहीं करता है और समष्टि के सभी सदस्यों में एक ही जैसा होता है। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका सही जवाब होगा वह कौन सा होना चाहिए, आप अगर जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल कि आपका जवाब यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि का बहुरूपता प्रदर्शित करता है जो कि जनकों से बच्चों तक वंशानुगत हुई है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 11 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है, इस बार भी पक्का फंसेगा आपके एग्जाम में कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन की तंतुकाकार जालिकावत रचना जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक होता है कहलाता है, क्या वह अंतः प्रतिरबी जालिका कहलाती है, या फिर आपका प्लाज्मा लेमा कहलाती है, या फिर कोशिका कंकाल कहलाती है, या फिर थाइलैकॉइड कहलाती है। तो आपका जवाब कौन सा आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब होगा
तो आप यहाँ से समझ सकते हैं यानी कोश का द्रव्य यानी कोश का जो द्रव्य होता है वह उसे ढकने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो आप सभी समझ सकते हैं कोशिका यानी कोशिका हो गया, और कंकाल यानी कि शरीर, कोशिकाओं का शरीर, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि यहाँ पर बात हो रही है कि बायोलिस्टिकस जीन गोलावरी किसके लिए उपयुक्त होता है। क्या वह संवाहकों के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का बनाना होता है, या फिर आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, या फिर रोगजनक संवाहकों को निष्क्रिय करना होता है, या फिर पादप कोशिकाओं का रूपांतरण होता है। तो आपका जवाब कौन सा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका सही जवाब होगा वही होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पादप कोशिकाओं का रूपांतरण। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, वही आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पादप कोशिकाओं का रूपांतरण। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 13 को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि लॉजिस्टिक मॉडल का अनुसरण करते हुए किसी समष्टि की वृद्धि दर शून्य के बराबर कब होगी। लॉजिस्टिक मॉडल को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया गया है कि dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn 1 माइनस एन अपॉन के। आपको समझना होगा जब n अपॉन के हो यानी ठीक एक हो, या फिर जब n पर्यावास की धारिता यानी समक्षमता के समीप हो, या फिर जब n अपॉन के शून्य का बराबर हो, या फिर जब जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर अधिक हो। तो आपका जवाब कौन सा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका सही जवाब होगा वही होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि जब n इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 1, यानी कि जब n अपॉन k बराबर ठीक एक हो, यानी कि जब बराबर एक आना चाहिए तो बराबर तभी आएगा जब n इज इक्वल टू 1 होना चाहिए और k इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी आपका क्या आ सकता है। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है, आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि भारत सरकार का कौन सा निकाय जन सेवा के लिए जीएम शोध और जीएम जीवों के परिवर्तन से सुरक्षा को नियंत्रित करता है। पहला वाला ऑप्शन क्या आपका सही होगा, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, या फिर आपका यानी कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग स्वीकृति समिति, या फिर आनुवंशिक परिचालन की शोध समिति, या फिर जैव सुरक्षा समिति। तो आप सभी जानते होंगे क्वेश्चन 14 का आपका जो सही जवाब होगा वही होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग स्वीकृति समिति। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे यानी कि जो आपकी यानी कि इंडियन इनके यानी कि ICAR की जो यानी कि जो फुल फॉर्म होती है वह क्या होती है। तो आप सभी जानते होंगे ICAR की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आप यहाँ से इसकी खोज कर सकते हैं। यानी कि आपका जो आपका सही जवाब होगा, फिलहाल कि आपका यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। फिलहाल कि मैं आपको बता रहा हूँ ICAR की जो फुल फॉर्म होती है वह आपकी यहाँ से मिल रही है आपको, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सेकंड वाला है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला फिलहाल के सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन 15 भी आ चुका है, आप सामने ही मोस्ट है कि यहाँ पर बात हो रही है। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से यहाँ पर बात हो रही है कि निम्नलिखित में से, यानी कि आपको निम्न में से चुनना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। क्या पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी पार्थिनियम हिस्टोरी यानी कि हिस्टोरोफोरस जैव विविधता के लिए संकट है, या फिर आपका स्तरण समष्टि है, या फिर यानी कि वायुतक ओपोशिया है यानी ओपोशिया है, या फिर आपका आयु पिरामिड यानी कि जीवों है। तो आपका क्वेश्चन 15 का जो सही जवाब होगा वही होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस जैव विविधता के लिए संकट है। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 भी देखते हैं, मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है कि नीचे दिया गया चित्र दर्शाता है, यानी जो नीचे दिया जा रहा है आपके सामने जो फिगर दिया जा रहा है यानी कि डायग्राम दिया जा रहा है वह क्या दर्शाता है। क्या आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यानी लेंटिकल यानी वातरंध की संरचना, यानी कि यह जो संरचना है क्या वह वातरंध की संरचना है। जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है, यानी कि यह वातरंध की संरचना है, न कि यानी कि हाइडे थोड़ यानी जलरंध्र को गैसीय वाष्प विनिमय दर्शाते हैं। यानी कि यह आपका बिल्कुल यानी कि जो आपका पहला वाला आपका फिलहाल के ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और बाकी के 3 ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन 17 भी आपका मोस्ट है कि सही विकल्प का आपको चयन करना होगा, यानी सही विकल्प आपको छांट कर लिखना होगा। आरएनए के संश्लेषण की दिशा और टेम्पलेट डीएनए की यानी डीएनए लड़ी की रीडिंग की दिशा आपके सामने दी जा रही है, उसे आपको समझना होगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, तो आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन 17 का जो सही जवाब होगा वही आपका डायरेक्टली बता रहा हूँ। क्वेश्चन 17 का जो आपका सही जवाब है वही होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला, यानी कि पहला वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 18 भी देखना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन 18 भी मोस्ट है आपका, लगभग हर साल आता है। डीएनए आधारित
आधारित यानी डीएनए पर आधारित आरएनए यानी कि पॉलीमरेज डीएनए की एक स्ट्रैंड पर अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। इस स्ट्रैंड को कहा जाता है क्या आपका कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, यानी कि स्ट्रैंड कहा जाता है, या फिर अल्फा स्ट्रैंड कहा जाता है, या फिर एंटी स्ट्रैंड कहा जाता है, या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे क्वेश्चन 18 का जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि जैविक, यहाँ पर बात हो रही है कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ऑक्सीजन के विषैले प्रभाव से नाइट्रोजनी यानी नाइट्रोजनेज का निष्क्रियकरण किसके द्वारा रोका जाता है? क्या साइटो यानी साइटोक्रोम के द्वारा रोका जाता है, या फिर लैगी यानी लैग हीमोग्लोबिन के द्वारा, या फिर आपका जैंथोफिल, या फिर आपका कैरोटीन, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर जो सही होना चाहिए वह होगा आपका लैगी, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि लैग हीमोग्लोबिन, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है कि पादप वृद्धि के लिए, यहाँ पर बात हो रही है कि पादप वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में अपेक्षित यानी अपेक्षित खनिज कौन कौन से हैं? क्या वह कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और कॉपर हैं, या फिर पोटेशियम, फास्फोरस यानी कि सेलेनियम, या फिर बोरॉन है, या फिर मैग्नीशियम, सल्फर और लौह और जिंक है, या फिर फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम है। तो आप सभी जानते होंगे यानी पादप वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में अपेक्षित खनिज कौन कौन से हैं? तो वही आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वही होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम, यानी कि आपका ये चारों हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका जवाब मिल चुका है आपको। क्वेश्चन 21 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। एक हरित पौधे को जिस पर केवल एक तरफ से प्रकाश डाला गया हो उससे निम्नलिखित में से क्या वृद्धि होने पर प्रकाश स्रोत की ओर झुकाता है? क्या आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि हरित पादप प्रकाश को खोजते हैं क्योंकि वे प्रकाश अनुवर्ती होते हैं, या फिर आपका प्रकाश प्रकाशित यानी प्रकाश वगल वाली पादप कोशिकाओं को अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि करने के लिए उद्दीप्त करता है, या फिर छाया वाली वगल पर ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन जमा हो जाता है तो वहाँ पर यानी वो वहाँ पर कोशिकाओं में अपेक्षाकृत अधिक दीर्घाकरण यानी करता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? क्वेश्चन 21 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि पहला वाला, यानी कि आपका विकल्प थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। छाया वाली बगल पर ऑक्सीजन जमा हो जाता है तो वो वहाँ पर कोशिकाओं में अपेक्षाकृत अधिक दीर्घाकरण यानी दीर्घीकरण करता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।